नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय, हमें यह विस्मृत नहीं करना चाहिए कि गांव का खेतिहर मजदूर या छोटा किसान केवल ज़रूरतमंद उपेक्षित व्यक्ति भर नहीं है, पूरी व्यवस्था में उसका समान अधिकार है। कहना ना होगा कि सच्चे अर्थों में इस अधिकार को अर्जित करने की पहली सीढ़ी साक्षरता है। यहाँ पहले स्पष्ट कर देना उचित होगा कि साक्षरता से तात्पर्य केवल अंकों और अक्षरों का ज्ञान नहीं है। वास्तव में यह साक्षरता के आशय को सीमित करना है। दूसरे शब्दों में, साक्षरता एक वैज्ञानिक दृष्टि और समझ भी है जिससे अपने आसपास की दुनिया को जाना व समझा जा सके। मनुष्य को समता न्याय के पक्ष में खड़ा किया जा सके और अधिकार कर्तव्य का बोध कराते हुए सम्मान से जीना सिखाया जा सके। साक्षर होने से व्यक्ति आधुनिक ज्ञान विज्ञान से परिचित हो सकता है और नया हुनर और कौशल सीखकर केवल अपनी आय ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय उत्पादकता बढ़ाने में भी योगदान कर सकता है। एक साक्षर समाज में विकास की रोशनी किस तरह फैलती है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमारा पड़ोसी देश चीन है। जन्म दर, शिशु मृत्यु दर और स्वास्थ्य संबंधी आंकड़ों पर दृष्टिपात करें तो चीन से बेहतर स्थिति में हमारे देश का एक छोटा प्रदेश केरल है। चीन की जन्म दर 19% प्रति हजार है, जबकि केरल की जन्म दर 18% प्रति हजार है। केरल की प्रजनन दर 1979 में 3.0 थी और उस समय चीन की प्रजनन दर 2.8 थी, लेकिन 1992 में चीन की प्रजनन दर 2.0 हो गई, जबकि 1991 आते आते केरल की प्रजनन दर मात्र 1.8 रह गई। स्पष्ट है कि जनसंख्या नियंत्रण की दृष्टि से चीन से अधिक केरल में सजगता आई है। हमें याद रखना चाहिए कि चीन में जनसंख्या नियंत्रण संबंधी नियमों का मामला किसी भी प्रकार से ना तो कोई सरकारी बाध्यता है और ना ही कोई ऐसा दबाव। केवल केरल की साक्षरता, विशेष रूप से महिला साक्षरता के कारण ऐसी अभूतपूर्व क्रांति संभव हो पाई है। इससे स्पष्ट है कि साक्षरता मात्र अक्षर ज्ञान ही नहीं, राष्ट्रीय विकास के लिए एक अनिवार्य कार्यक्रम है। यह अनेक रूपों में विकास का संवाहक है। यह अकारण नहीं है कि जिन क्षेत्रों में प्रौढ़ साक्षरता के कार्यक्रम को सही ढंग से निष्पादित किया गया है, महोदय, वहाँ के स्कूलों में बच्चों की प्रवेश संख्या भी बढ़ी है। वहाँ के लोगों में अंधविश्वास कम हुआ है। ऐसे कई अनोखे दृष्टांत प्रकाश में आए हैं जहाँ पहले दस्त या बुखार के लिए गांववासी ओझा के पास जाते थे, लेकिन साक्षरता ने उन्हें ऐसी समझ दी कि वे हकीम और डॉक्टर के पास जाने लगे हैं। साक्षरता से धर्म व जाति की दीवारें टूटी हैं। साक्षरता अभियान के दौरान कई ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं जब हिंदू लड़की किसी मुस्लिम महिला को दिए की रोशनी में पढ़ा रही होती है और कोई मुसलमान वयस्क किसी हिंदू बालक को पढ़ा रहा होता है।
अतः साक्षरता संपूर्ण विकास का एक समग्र कार्यक्रम है। एक साक्षर राष्ट्र एक आत्मविश्वासी राष्ट्र भी होता है। लेकिन जब तक देश की समूची जनता साक्षरता के कार्य को देश सेवा का कार्य नहीं समझेगी, तब तक देश साक्षर नहीं हो सकेगा। इसके लिए पहली आवश्यकता है कि प्रत्येक नागरिक देश को प्यार करे और उसके विकास के लिए सोचे। उसके अंतर मन में जब राष्ट्रीय भाव हिलोर लेगा, तभी साक्षरता उसे राष्ट्रीय मिशन लगेगा। ऐसा नहीं है कि निरक्षरता के अंधेरे को मिटाने के लिए स्वतंत्रता के बाद कोई प्रयास नहीं किया गया। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चलाया गया, लेकिन उसे जन आंदोलन के रूप में सफलता प्राप्त नहीं हुई। वास्तव में 1986 में केरल के कोट्टायम नगर और 1990 में एर्नाकुलम जिले में निरक्षरता को दूर करने का अभियान पद्धति को जब आशातीत सफलता मिली, तो आशा की एक नई किरण फूटती हुई दिखी। इन दोनों जिलों को मॉडल बनाकर संपूर्ण साक्षरता की अवधारणा पर विचार हुआ। 8वीं योजना के अंतर्गत 15 से 35 आयु वर्ग के लगभग 7 करोड़ निरक्षरों को साक्षर बनाने का निश्चय किया गया। यह तय किया गया कि चरणबद्ध रूप से देश के लगभग 345 जिलों में संपूर्ण साक्षरता कार्यक्रम को लागू किया जाए। संपूर्ण साक्षरता कार्यक्रम की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसे स्वयंसेवी प्रयासों के माध्यम से एक आंदोलन के रूप में चलाने का निर्णय लिया गया, ताकि यह सरकारी कार्यक्रम न रहकर जनता का कार्यक्रम बन सके। संपूर्ण साक्षरता की इस रूपरेखा पर सरसरी तौर से विचार करने पर कुछ बिंदु साफ उभर कर आते हैं। महोदय, यह तय कर पाना मुश्किल है कि भ्रष्टाचार की कामयाबी के लिए लोकतंत्र आवश्यक है या फिर लोकतंत्र की सफलता के लिए भ्रष्टाचार अपरिहार्य है। भारतीय लोकतंत्र बहुत कुछ इस दिशा में बढ़ चुका है, यहाँ तक कि अब इससे पीछे हटना हमारी व्यवस्था, विशेषकर लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए कठिन लगता है। पिछले 7 वर्षों में कई रिकॉर्ड टूटे हैं और बहुत से रिकॉर्ड दर्ज हुए हैं। करीब करीब हर आरोपी व्यक्ति ने तमाम व्यवस्था की पोल खोलने की चेतावनी भी दी है। ऐसा नहीं कि यह चेतावनी बेकार या व्यर्थ गई है, बल्कि लगभग सभी मामलों में ऐसी चुनौतियां काफ़ी कारगर साबित हुई हैं। यदि मिसाल पर जाएं तो हर्षद मेहता से लेकर भंसाली और अमीर भाई जैसी बहुत सी मिसालें हमारे सामने हैं। भ्रष्टाचार को यदि श्रृंखलाबद्ध किया जाए तो आज तक कोई भी श्रृंखला टूटती दिखाई नहीं पड़ती है। आज हालात ऐसे बन गए हैं कि संसद से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अपनी अपनी चिंता प्रकट कर रहे हैं। कई बार तो हमारे राजनेता अपने देश में फैलते भ्रष्टाचार पर यह कहकर पर्दा डालते दिखाई पड़ते हैं कि भ्रष्टाचार यूरोपियन देशों में भी कम नहीं है। यह कहना कठिन है कि हमारे राजनेता ऐसी दलीलों के जरिए लोकतंत्र में भ्रष्टाचार का औचित्य स्थापित करना चाहते हैं या फिर इसे लोकतंत्र की आवश्यक बुराई के रूप में पेश कर रहे हैं। यह माना कि भ्रष्टाचार अब इतना घिसा पिटा मुद्दा हो गया है कि इस पर कलम भी अपना असर खो चुकी है। लेकिन यदि भ्रष्टाचार सार्वभौमिक है या लोकतंत्र का अविभाज्य अंग है, तो फिर इसका लाभ देश के हर तबके को मिलना चाहिए। पाठक प्रश्न कर सकते हैं कि इस लाभ के लिए कोई राशन कार्ड जारी किए जाने की व्यवस्था है
या इस पर कोई विचार हो रहा है। अब तक लोकतंत्र और भ्रष्टाचार के निकट संबंधों को देखते हुए मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि भ्रष्टाचार को अधिकार के रूप में मांगना या फिर इसके लिए आंदोलन करना लोकतांत्रिक नहीं ठहराया जा सकता, जबकि यह देश के कई हिस्सों में परोक्ष रूप से मौलिक अधिकार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन यह अधिकार लिखित रूप में ना किसी सरकार ने दिया है और ना ही आगे कोई सरकार इस दिशा में ऐसी कोशिश करेगी। स्टॉप।